सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कितने लोग आ गए? गुड इवनिंग। कहाँ थे कल? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? पोर वाटर प्रेशर, शक्ल दिख रही है सही? मतलब वीडियो सही दिख रही है? ओके। इफेक्टिव स्ट्रेस तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था, है ना? चलिए चालू करते हैं अब। तो यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? नहीं है? चलिए तो आगे चलते हैं। टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, हर कंडीशन में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन हो गया होगा। क्वेश्चन के मुझे डेटा याद नहीं है, मैंने तुमसे ये कहा था कि जिसको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन करके और टेलीग्राम पे भेज दे। तुमने एक ने भी नहीं भेजा, तो मैं वहां उसको चेक कर सकता हूं मेरा तरीका क्या है, क्वेश्चन करते कैसे हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है? अब तुम्हारे दिमाग में क्या बात रहती है कि मैं लिखूंगा यहाँ पे बोर्ड पे, उसी को तुमको लिखना है बस। मैंने बोला था कल कि जो भी आदमी क्वेश्चन करेगा वो टेलीग्राम पे भेज देना, वहां पे चेक हो जाएगा। तुमने किसी ने भी नहीं भेजा, तो इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इफेक्ट ऑफ टोटल स्ट्रेस ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट है ये समझने की पर्पज से। न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं पूछे जाते यहां से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है ये। इफेक्ट ऑफ टोटल स्ट्रेस ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस का इफेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेस पे। मैं यहां पे तीन कंडीशन कंसिडर कर रहा हूं। मैं यहां पे तीन कंडीशन कंसिडर कर रहा हूं, कंडीशन 1, 2 एंड 3। देखना ढंग से। केस 1, व्हेन नो एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड। पहले केस में हम लेते हैं व्हेन, अभी कुछ नहीं लिखना है, देख लो समझ लो एक बार। व्हेन नो एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड। जैसे मान लो तुम्हारा ये कोई सॉइल है, ठीक है। इस सॉइल में मान लेते हैं, मैं ये वाला केस ले लेता हूं, यहां पे वाटर टेबल है। ये कंडीशन मान लेते हैं ड्राई है, और यहां से लेके यहां तक ये H1 है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस H2 है, ठीक है। मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया x, मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया x। तो इस पॉइंट x पे टोटल स्ट्रेस पता लगाया जा सकता है। इस x पे टोटल स्ट्रेस हाउ मच, गामा डी इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेट इंटू H2, ये होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। इस x पॉइंट की बात कर रहे हैं। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा x पॉइंट पे, बताओ। x पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर हाउ मच, गामा डब्ल्यू इंटू H2, ठीक है। तो यू एक्स हो गया गामा डब्ल्यू इंटू H2, ओके। और इसी तरह से फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे हम। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा डी इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेट इंटू H2 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H2। तो ये हो जाएगा गामा डी इंटू H1 प्लस गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H2। तो गामा डी इंटू H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू H2। ये इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ एक्स पे, जब कोई भी लोड नहीं लग रहा था उस टाइम पे, ओके। आगे चलते हैं, केस 2। केस 2, केस 2, when external load is applied when external load is applied and at t is equal to 0। अब देखिए यहां पे समझने की जरूरत है, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, यहां थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमारा सॉइल है, वही कंडीशन है बिल्कुल। वाटर टेबल यहां पे है, ये H1 है, ये H2 है, और वही कोई X पॉइंट यहां है। इस बार मैंने क्या किया, एक F अमाउंट का लोड लगा दिया, लेकिन T इज इक्वल टू 0 की बात हम कर रहे हैं। अब इस T इज इक्वल टू 0 पे, और जो मैंने कल एक लाइन लिखी थी कि F इज एक्टिंग सिंस लॉन्ग एगो, इन दोनों का क्या फर्क पड़ता है। देखिए होगा क्या, जैसे एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, इन दोनों के बीच में पानी है, सैचुरेट कंडीशन है। ड्राई कंडीशन में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर मैं यहां से चल के वाटर लेवल तक आऊंगा, जब तो टोटल स्ट्रेस में और इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले केस में टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस दोनों बराबर होंगे, ओके। टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। होगा क्या, वाटर टेबल से नीचे ऐसी कंडीशन है, वाटर टेबल से नीचे इस तरीके की स्थिति है। अब हमने इस पार्टिकल के ऊपर लोड लगाया ये वाला F। इस F के कारण स्ट्रेस जनरेट होगा F बाय ए, F बाय ए। लेकिन इनिशियली
इनिशियली ये जो एफ बाय ए है, ये एफ बाय ए इस वाले पार्टिकल पे ट्रांसफर नहीं होगा। इनिशियली ये जो एफ बाय ए है वो इस वाले पार्टिकल पे ट्रांसफर नहीं होगा। कब तक ट्रांसफर नहीं होगा? जब तक ये पानी यहां से बाहर नहीं निकल जाता तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ये पानी बाहर नहीं निकल जाता, अगर ये पानी बाहर नहीं निकलता तो ये प्रेशर कहां जाएगा? अगर पानी बाहर नहीं निकलता, इस वाले पार्टिकल से प्रेशर आ रहा है, इस वाले पार्टिकल पे पहुंचा नहीं है, तो वो गया कहां? तो वो प्रेशर जाएगा कहां पे? मेरे पास एग्जांपल के लिए बोतल वो नहीं है, जैसे प्लास्टिक की बोतल है एक, ठीक है, तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है, तुमने प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन बंद किया हुआ है, तुमने प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन बंद किया हुआ है, या ढक्कन मान लेते बंद भी नहीं किया। तो जब पहले केस लेते हैं जिसमें ढक्कन बंद है, पानी भरा हुआ है और ढक्कन बंद है, जब हम बोतल को प्रेस करते हैं तो हम पार्टिकल पे मतलब एक सरफेस के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस दूसरी वाली सरफेस पे नहीं पहुंचेगा, तो वो प्रेशर जाएगा कहां पे? वाटर पे जाएगा। उस प्रेशर के कारण पानी उस बोतल में से निकलने की कोशिश करता है। जब तुम प्रेस नहीं कर रहे थे तब पानी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा था? कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब उस पानी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हमने स्ट्रेस लगाना शुरू किया, और जितना स्ट्रेस लगाया, तुम ज्यादा प्रेस करोगे ज्यादा पानी निकल जाएगा, कम प्रेस करोगे कम पानी निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? हम जब कम प्रेस कर रहे हैं जब तो पानी कम निकल रहा है, ज्यादा प्रेस कर रहे हो तो पानी ज्यादा निकल रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि हमने जितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया उतना ही प्रेशर पानी के ऊपर और बढ़ रहा है। स्टैटिक प्रेशर के अलावा जितना प्रेशर आप बाहर से डाल रहे हो उतना प्रेशर और बढ़ रहा है। अगर आप बाहर से डाल रहे प्रेशर की मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे तो पानी पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और जब पानी पे प्रेशर बढ़ेगा जब क्या होगा? अगर पानी पे प्रेशर बढ़ा उस वाले केस में क्या होगा बताइए? अगर पानी पे प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा? पानी बाहर जाएगा। जब तक पानी बाहर नहीं गया बोतल में से, जब तक पानी बोतल में से बाहर नहीं गया, तब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे पहुंचा जा सकता है क्या? जब पानी बाहर नहीं जाएगा तो स्ट्रेस या प्रेशर का वैल्यू एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे नहीं जाएगा, तो वो पूरे का पूरा प्रेशर कहां चला जाएगा? पानी के ऊपर चला जाएगा, और उस प्रेशर के कारण पानी बाहर जाएगा। जब पानी बाहर जा चुका होगा तब जाकर के स्ट्रेस वैल्यू दूसरे सरफेस पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल सेम इस तरह से यहां होता है। स्ट्रेस का वैल्यू यहां लग रहा है लेकिन यहां नहीं पहुंचा, तो गया कहां पे? वाटर पे गया। तो वाटर पे कितना प्रेशर गया? जितना एफ बाय ए है। तो इनिशियली वाटर के ऊपर कितना प्रेशर हो गया? वाटर के ऊपर प्रेशर हो गया एफ बाय ए। और गामा डब्ल्यू इंटू एच तो पहले से ही रहता है, जब तुमने लोड नहीं लगाया तब भी था गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो यहां पे एक्स पे जब आपने पीजोमीटर लगाया होगा तो यहां पे गामा डब्ल्यू इंटू एच तो पहले से ही था या नहीं था? और कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? एफ बाय ए। तो ये जो एफ बाय ए इंक्रीज हुआ, ये इसको कहेंगे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। और ये एफ बाय ए इस पानी पे कब तक रहेगा बता सकता है कोई? ये जो एफ बाय ए इंक्रीज हुआ ये पानी पे कब तक रहेगा? ये पानी पे कब तक रहेगा? एनीवन? यस, कि इतने मैग्नीट्यूड के कारण परेशान हुआ पानी बाहर नहीं निकल जाता तब तक। गॉट इट? तो अगर मैं इस एक्स पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस निकालूं, इस केस में एक्स पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस कितना होगा? एफ बाय ए प्लस गामा डी इंटू एच वन प्लस गामा सैचुरेट इंटू एच टू। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम यू निकालेंगे ना एक्स पे इस वाले केस में, तो क्या होगा? यू का वैल्यू गामा डब्ल्यू इंटू एच टू तो पहले से ही है, और ये प्रेशर कहां चला गया? पूरे का पूरा पानी पे चला गया। ये पूरे का पूरा पानी पे चला गया और प्रेशर हो गया एफ बाय ए। गामा डब्ल्यू इंटू एच टू को बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर। और इस एफ बाय ए को बोलते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर।
एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स बार की, तो क्या होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर करेंगे अगर, तो एफ ए से तो एफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, गामा डी इंटू एच वन प्लस गामा, मैं पूरा लिखे देता हूं, तो टोटल स्ट्रेस एफ बाय ए प्लस गामा डी इंटू एच वन प्लस गामा सैचुरेट इंटू एच टू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच टू प्लस एफ बाय ए। तो ये एफ बाय ए से एफ बाय ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको इफेक्टिव स्ट्रेस बचेगा एक्स पे कितना, वही गामा डी इंटू एच वन प्लस गामा सबमर्ज इंटू एच टू। जब लोड नहीं लग रहा था तब भी इफेक्टिव स्ट्रेस इतना ही था, गामा डी इंटू एच वन प्लस गामा सबमर्ज इंटू एच टू। जब लोड लग रहा है लेकिन इनिशियल कंडीशन, तो भी इफेक्टिव स्ट्रेस इतना ही है। क्या कारण है इसका, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो हमने टोटल स्ट्रेस में इंक्रीमेंट किया एफ बाय ए, देखो यहां पे एक चीज हो रही है कि जब हम इनिशियल लोड लगाते हैं और इनिशियली कंडीशन अगर चेक करें, उस वाले केस में जो एफ बाय ए और यू एक्स में भी एफ बाय ए बढ़ रहा है, मतलब टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों सेम अमाउंट से बढ़ते हैं, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो लोड इंक्रीमेंट किया, वो लोड इंक्रीमेंट सिर्फ पानी पे होके रह गया, ये ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट फोर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट फोर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। समझ में आ गई यहां तक की कहानी एवरीवन? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? तीसरी कंडीशन, व्हेन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड, केस 3, व्हेन external load is applied and after long time। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये जो पानी जो सॉइल के वॉइड हैं, अगर सॉइल के वॉइड बड़े होंगे तो इस पानी को निकलने में कम टाइम लगेगा, अगर सॉइल के वॉइड छोटे होंगे तो पानी को निकलने में ज्यादा समय लगेगा। तो इस लॉन्ग टाइम का मतलब हम वो वाली कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं जिस कंडीशन में पूरे का पूरा पोर वाटर बाहर निकल गया होगा, इसके कारण जो परेशान हुआ, और जो एफ बाई ए है वो एफ बाई ए रिलीज हो गया और सिर्फ कितना वाटर बचा होगा, वाटर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच टू बचा होगा। तो कल वाली कंडीशन हमारी ये वाली थी, इस वजह से मैंने लिखा था वहां पे कि एफ इज एक्टिंग सिंस लॉन्ग एगो, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है, पोर वाटर प्रेशर जितना इसके कारण परेशान हुआ पानी वो बाहर चला गया होगा। ठीक है, तो अब कंडीशन, वापस लोड तो लग ही रहा है, वापस लोड तो लग ही रहा है, ये एच वन ये एच टू, वाटर टेबल यहां है और वही इस वाले एक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, और हमने ऊपर लोड भी लगाया हुआ है। तो टोटल स्ट्रेस कितना होगा एक्स में, एफ बाय ए प्लस गामा डी इंटू एच वन प्लस गामा सैचुरेट इंटू एच टू। और अब पोर वाटर प्रेशर ये वाला तो चला गया होगा एफ बाय ए, और वापस कितना बच जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच टू। और फिर हम अगर दोनों को माइनस करके इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस बचेगा आपका गामा सबमर्ज्ड इनटू एच टू, या फिर ऐसा लिख देता हूं मैं, एफ बाय ए प्लस गामा सबमर्ज्ड इनटू एच टू। काफी समय के बाद जब इस लोड की वजह से जितना पानी परेशान हुआ उतना पानी अगर बाहर चला गया, मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर अगर बाहर चला गया, उस वाले केस में तुमने जितना भी इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रेस किया या इतना भी इंक्रीमेंट ऑफ लोड किया, वो इंक्रीमेंट ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट फोर्स में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब उसको पानी नहीं रोक रहा है, उसको पानी नहीं रोक रहा है। समझ में आ गई तीनों स्थिति? हाँ, तीनों कंडीशन लिख लो, तीनों केस, तीनों केस लिख लीजिए, तीनों केस लिख लो।
बस आपको ये मत बोलना सर रिपीट कर दो। डन। हो गया। चलिए इसके बाद लिखिए इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। चलिए जैसे मैंने बोतल वाला एग्जांपल दिया कि हम जब दोनों साइड को प्रेस कर रहे थे, क्या हुआ? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो जब हमने एक बोतल का एग्जांपल लिया था तो क्या था कि हम जब प्रेस कर रहे थे तब वो स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं हो रहा था पार्टिकल के ऊपर, या फिर एक सरफेस दूसरी सरफेस के पास नहीं जा रही थी। इसका मतलब यही हुआ जब तक पानी था, जब तक एक स्ट्रेस दूसरे स्ट्रेस के पास या एक सरफेस दूसरे सरफेस के पास नहीं जा रही थी। अब ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से बिना लोड लगाए ही, बाहर से बिना लोड लगाए एक सरफेस दूसरे सरफेस के पास चले जाए, ऐसा कब होगा? अगर तुम मान लेते हैं कि बोतल के मुंह पे मुंह लगा के और सब करो पानी को, तो बाहर से कोई लोड अप्लाई नहीं कर रहे आप, लेकिन सिर्फ उस पानी के मूवमेंट के कारण
उस पानी के मूवमेंट के कारण, पानी के ऊपर जाने की वजह से दोनों सरफेस पास पास आने लग जाती हैं, दोनों सरफेस पास पास आने लग जाती है ना। जैसे ये पार्टिकल है दो, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। जब पानी इन पार्टिकल्स के बीच में था, जब पानी इन पार्टिकल्स के बीच में, पानी अभी भी है, और जब हम ऊपर से कोई लोड लगा रहे थे, जब हम ऊपर से कोई लोड लगा रहे थे, तो ये पानी क्या कर रहा था, इस लोड को रोकने का काम कर रहा था। ये पानी इस लोड को रोकने का काम कर रहा था। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जब इस पार्टिकल के ऊपर लोड लगेगा तो ये पार्टिकल इसके पास जाना चाहेगा, इसके पास जाने के लिए मूव करेगा, लेकिन ना तो ये पार्टिकल कंप्रेसिबल है, ना ये वाटर कंप्रेसिबल है। तो ये वाटर इस पार्टिकल को रोक देगा, पार्टिकल को पास आने से रोक देगा और स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेगा। फिर धीरे धीरे वो बाहर निकलता रहेगा और स्ट्रेस रिलीज होता रहेगा, तब जाकर के इस पार्टिकल के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, अब हम ऊपर से कोई लोड नहीं लगा रहे, अब हम ऊपर से कोई लोड नहीं लगा रहे, लेकिन कैपिलरी एक्शन के कारण क्या हो रहा है, कैपिलरी एक्शन के कारण इस वाटर को ये वाला पार्टिकल सक कर रहा है। कैपिलरी एक्शन के कारण ये वाटर को ये वाला पार्टिकल सक कर रहा है। तो बिना लोड लगाए जब पानी सक करेगा ऊपर वाला पार्टिकल, तो नीचे वाला पार्टिकल अपने आप उसके पास नहीं चला जाएगा क्या। जो पानी इन दोनों को दूर दूर रख रहा था, पास होने से रोक रहा था, अब इस वाटर के सक होने की वजह से ये पार्टिकल इसके पास जाने लग गया है। समझ में आया यहां तक। अरे योगेश, अपने पास इतना समय नहीं है, इस वजह से क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे बेस्ट रहता है। पूरी क्लास में 8-10 स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने आप बैठ के नोट्स बनाते रहना अच्छे से। सबसे सही रास्ता ये है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आती है यहां तक। तो ये इस पोर वाटर का नेगेटिव इफेक्ट हो गया। ये इस पोर वाटर का नेगेटिव इफेक्ट हो गया। जो पानी इन पार्टिकल्स को दूर दूर रख रहा था, वही पानी जब पानी को सक किया जाएगा कैपिलरी रिएक्शन से, तो पार्टिकल पास पास हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कहां पे, जहां तक, ऐसा होगा कहां, जहां तक कैपिलरी रिएक्शन होगा सिर्फ वहीं पे होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ है, हमारे पास हमारे पास ये कोई सॉइल का प्रोफाइल है, ठीक है, सॉइल का प्रोफाइल है। यहां तक ड्राई कंडीशन है, H1 तक ड्राई कंडीशन है। ओके, इस H1 को थोड़ा सा नीचे बढ़ा देता हूं मैं, इस H1 को यहां तक कर देते हैं। ये H1 है यहां से लेके यहां तक, और वाटर टेबल यहां है। अब सपोज यहां से लेके यहां तक की सॉइल ने पानी को सक कर लिया है, यहां से लेके यहां तक की सॉइल को पानी ने सक कर लिया है। ये कैपिलरी जोन है, ये क्या है, कैपिलरी जोन है, ये कैपिलरी जोन है, और इस जोन का हाइट है x। तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ इस x तक ही होगा। इसके नीचे, वाटर टेबल के नीचे तो पानी जैसे काम करता जा रहा है वैसे ही काम करेगा। समझ में आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर टेबल ऊपर खिसक गया है, वाटर टेबल तो वही है, लेकिन इन पार्टिकल्स ने इतने दूर तक पानी को सक कर लिया है, जिसकी वजह से पानी यहां तक चला गया है। तो अब क्योंकि वाटर टेबल से ऊपर है पानी, और वाटर टेबल से ऊपर प्रेशर कैसा होता है, एटमॉस्फेरिक या सब एटमॉस्फेरिक, वाटर टेबल के ऊपर प्रेशर सब एटमॉस्फेरिक होता है। तो इस वाले जोन में जो वाटर का इफेक्ट है वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। मतलब जिसको हम गामा डब्ल्यू इंटू एच किया करते थे वाटर टेबल के नीचे, उसको हम गामा डब्ल्यू इंटू एच ही करेंगे, लेकिन नेगेटिव होगा। क्योंकि वाटर टेबल से ऊपर अगर इसकी डेप्थ देखोगे तो नेगेटिव डेप्थ है क्या, अगर वाटर टेबल के ऊपर इस वाले डेप्थ को देखते हैं पानी की, तो नेगेटिव डेप्थ है। तो नेगेटिव डेप्थ इंटू गामा डब्ल्यू, इतना प्रेशर होगा इस वाले जोन में। और वाटर टेबल से नीचे तो जैसा पहले है वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया यहां तक, ये बात समझ में आती है। यस और नो।
above water table, above water table pressure is pressure is subatmospheric. Above water table pressure is सब एटमॉस्फेरिक। और सब एटमॉस्फेरिक का मतलब ये भी होता है नेगेटिव गेज प्रेशर। सब एटमॉस्फेरिक का मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर। सो इन कैपिलरी जोन, so in capillary zone pore water pressure will be negative. In capillary zone pore water pressure will be negative। मतलब अब इनका मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक। सपोज करते हैं ये ड्राई कंडीशन है, क्योंकि यहां तो वाटर सक हो गया तो यहां तो ड्राई कंडीशन रहेगी नहीं। यहां हो सकता है सैचुरेशन 100% हो सकता है सैचुरेशन 100% ना हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 100% ही है, तो इसमें भी गामा सैचुरेट है, इसमें भी मान लेते हैं गामा सैचुरेट है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम गामा ड्राई है। तीन कंडीशन है हमारे पास। ये कोई पॉइंट ए पॉइंट है, ये कोई पॉइंट बी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट सी है, ये कोई पॉइंट डी है। अब इसके ऊपर हमको प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस का वैल्यू भी जीरो होगा, पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू भी जीरो होगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू भी जीरो होगा। ए पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर पहले मैं टोटल स्ट्रेस पे काम करता हूं। पहले अगर मैं टोटल स्ट्रेस पे काम करता हूं, टोटल स्ट्रेस, तो ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा ड्राई इंटू H1 माइनस एक्स। ठीक है, H1 माइनस एक्स। या अपन एक काम करते हैं, एक क्वांटिटी थोड़ी सी, चलो ठीक है कोई बात, गामा डी इंटू H1 माइनस एक्स, क्योंकि ये डेप्थ कितना है, H1 माइनस एक्स है, ये वाला हिस्सा। अब यहां पे तो पानी आ गया है तो ये वाला हिस्सा अलग है। सी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस, सी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस गामा डी इंटू H1 माइनस एक्स प्लस गामा सैचुरेट इंटू एक्स। और डी पॉइंट पे यहां से लेके आना तो यही है, तो ये हो जाएगा गामा डी इंटू एच माइनस एक्स प्लस गामा सैचुरेट इंटू एक्स प्लस एच टू, एक्स प्लस एच टू। यहां तक समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर ए पे कितना होगा, 0। कोई मुझे बी पे पोर वाटर प्रेशर बता सकता है? बी पे पोर वाटर प्रेशर, जीरो। क्यों? मुझे बी पे पोर वाटर प्रेशर कौन बता सकता है? एनीवन एल्स? सिद्धार्थ श्रीवास्तव के अलावा? माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1। और कोई? गामा डब्ल्यू इंटू एक्स। और कोई? गामा डी इंटू H1, ये तो नया कॉन्सेप्ट है, ये तो नया कॉन्सेप्ट है। यस, माइनस गामा इंटू एक्स, वेरी गुड रामकृष्ण भारती। इसका आंसर होगा, अरे जहां तक वाटर टेबल है जहां तक ही तो होगा नेगेटिव प्रेशर, वाटर टेबल की डेप्थ तक ही तो होता है। और ये वाटर टेबल की डेप्थ कितनी है, बी पॉइंट तक है, यहां से लेके बी पॉइंट तक। वाटर टेबल से वाटर राइज कहां तक किया है, बी पॉइंट तक राइज किया है ना। तो बी पॉइंट पे पानी तो है, लेकिन वो पानी नीचे से आया है,
नीचे से आए मतलब ये वाली हाइट कितनी हो गई, नेगेटिव हाइट हो गई, और है कितनी ये एक्स, तो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एक्स। सी पॉइंट पे जीरो होगा क्योंकि वाटर टेबल यही है, कोई रेफते नहीं है वाटर टेबल से सी पॉइंट की, और डी पॉइंट पे जैसा पहले से रहता है वैसा ही होगा, गामा डब्ल्यू इंटू H2। अगर इसका प्रेशर डायग्राम बनाए, अगर इसका डायग्राम बनाया जाएगा, तो मैं सिर्फ पोर वाटर प्रेशर डायग्राम बना रहा हूं, ए पॉइंट पे जीरो, बी पॉइंट पे नेगेटिव गामा डब्ल्यू इंटू एक्स, तो नेगेटिव मैंने इधर की तरफ प्लॉट कर दिया, फिर सी पॉइंट पे जीरो और डी पॉइंट पे गामा डब्ल्यू इंटू H2, इनको क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो ये है माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एक्स, ये है गामा डब्ल्यू इंटू H2। इस वाले पॉइंट को इस वाले जीरो से मत मिला देना, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ये अकेला खड़ा रहेगा, बिल्कुल खड़ा रहने दो। इसको अगर यहां से मिला देंगे तो ये क्या शो करेगा, अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस ओरिजिन से मिला दूंगा तो ये शो करेगा कि इस ये जो रीजन बचेगा इस रीजन में भी नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर है, लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर सिर्फ सी से लेके बी तक ही है, जहां तक कैपिलरी राइज हुआ है वही है, इससे ऊपर नेगेटिव प्रेशर नहीं है, इसके ऊपर तो पोर वाटर प्रेशर जीरो है, नेगेटिव कहां है सिर्फ जहां तक कैपिलरी राइज हुआ है वहां तक। तो गामा डब्ल्यू इंटू कैपिलरी राइज की हाइट, जिस हाइट तक कैपिलरी राइज हुआ है, यहां पे बी पॉइंट तक हुआ है, इसलिए पोर वाटर प्रेशर बी तक जाएगा, बी से लेके यहां तक सी तक जाएगा। समझ में आ गया? और अब तुम इफेक्टिव स्ट्रेस तो निकाल ही लोगे, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। समझ में आ गया? तो यहां पे गामा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, H1 X1 की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। समझ में आ गया क्या? हाँ ना कुछ, तो ऐसे बोला करो यार, समझ में आ जाए जब, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ कोई पढ़ रहा है। क्वेश्चन कर लोगे ना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके साथ, अब जो भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके साथ क्वेश्चन कर लोगे अब। बाकी नोट्स मैंने भेज दिए हैं टेलीग्राम पे जियोटेक के, उल्टे हैं लेकिन वो है ना, तो उनको एडजस्ट कर लेना, वो नीचे से ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा आपको। बता दूं? इसके बाद लिखिए सीपेज फोर्स, मतलब चैप्टर है सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस तो खत्म हो गया।
मैं दोनों को साथ साथ ही पढ़ाता हूं, सीपेज और इफेक्टिव स्ट्रेस को मिला के। तो लिखिए सीपेज फोर्स। सीपेज फोर्स, नाम सुना है सीपेज का, एफएम में सुना होगा, इरिगेशन पढ़ा होगा तो वहां सुना होगा। या फिर ऐसा लिखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, कि क्या सीपेज भी इफेक्टिव स्ट्रेस के पे फर्क डालता है क्या। इन्फ्लुएंस ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, नाम सुना है सीपेज का, क्या होता है कौन बताएगा। एफएम में पढ़ा होगा तुमने, इरिगेशन में भी मेरे ख्याल से पढ़ा होगा सीपेज। व्हाट इज सीपेज, कौन बताएगा। कौन बताएगा सीपेज क्या है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, और कोई, ठीक है। अब अगर ये वाटर सॉइल में से मूव करेगा, अगर ये पानी सॉइल में से मूव करता है, तो क्या सॉइल पे किसी तरीके का प्रेशर डालेगा क्या। देखो ये करता क्या है, एक तो ये बात ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में सीपेज होगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में सीपेज होगा। तो सीपेज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है, लेटरल डायरेक्शन में हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जो भी फ्लो की डायरेक्शन रहेगी, उस फ्लो की डायरेक्शन में वो सीपेज कर जाएगा। चलिए, अब होता क्या है, जैसे ये पार्टिकल हैं, जैसे ये सॉइल के पार्टिकल है, जैसे ये सॉइल के पार्टिकल हैं, मैं यहां पे दो प्लेन ले रहा हूं, है ना। एक मैं ये वाला प्लेन ले रहा हूं सॉइल का, एक मैं सॉइल का ये वाला प्लेन ले रहा हूं, ठीक है। इसको प्लेन नंबर एक एक कहा, इसको प्लेन नंबर दो दो कहा। अब वाटर फ्लो कर रहा है यहां से, वाटर फ्लो कर रहा है यहां से, वाटर फ्लो करेगा तो क्या ये सॉइल के पार्टिकल इस पानी को आसानी से फ्लो जाने देंगे क्या। जब पानी फ्लो करेगा तो सॉइल के पार्टिकल्स आसानी से पानी को फ्लो हो जाने देंगे क्या। हाँ, नहीं, सॉइल क्या करेगा, इस वाटर के फ्लो को रोकेगा, सॉइल क्या करेगा, वाटर के फ्लो को रोकेगा, और पानी जाना चाहेगा। तो पानी क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में इन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, जितना भी इसके पास अवेलेबल हेड है उसके हिसाब से। क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाता हुआ आगे बढ़ जाएगा, फोर्स लगाता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है पानी पार्टिकल के ऊपर, उसको बोलते हैं सीपेज फोर्स, उसको बोलते हैं सीपेज फोर्स। समझ में आ गई यहां तक की कहानी कि सीपेज फोर्स क्या है। जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में पानी को रेसिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर पानी को आगे जाना है तो पानी इनको धक्का मारता हुआ आगे जाएगा, और वो जो धक्का लगाएगा पार्टिकल के ऊपर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी को बोलेंगे सीपेज फोर्स। क्लियर।
यहां तक समझ में आ गई कहानी? अब मुझे एक बात बताओ, जब पानी धक्का मारता हुआ पार्टिकल्स के आगे बढ़ रहा है, तो पानी में जितनी ताकत इस एक एक सेक्शन पे है, क्या उतनी ताकत इस दो दो सेक्शन पे बचेगी क्या? जितनी एनर्जी पानी की एक एक पे है, उतनी एनर्जी क्या पानी की दो दो पे बचेगी क्या? नहीं बचेगी। नहीं बचेगी। तो जितना एनर्जी दो पे है, एक पे है E1, एनर्जी दो पे है E2, तो ये एनर्जी में कितनी कमी आई? E1 माइनस E2। इसको कहेंगे हेड लॉस। इसको कहेंगे हेड लॉस। तो जब भी सीपेज होगा तो हमेशा पानी का हेड लॉस होगा। जब भी सीपेज होगा तो क्या होगा? पानी का हेड लॉस होगा। समझ में आया यहां तक? ये तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का केस लिया। अगर मान लो सीपेज फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, अगर सीपेज फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस या सॉइल का इफेक्टिव वेट वो किस डायरेक्शन में लगता है? सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस या इफेक्टिव वेट किस डायरेक्शन में लगता है? नीचे के डायरेक्शन में लगता है ना। ग्रेविटी के डायरेक्शन में लगता है। वेट कहां एक्ट करता है? ग्रेविटी के डायरेक्शन में। तो एक तो सॉइल का इफेक्टिव वेट ऑलरेडी ग्रेविटी की डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर से अगर सीपेज फोर्स भी ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ जाएगा क्या? तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। अगर मान लेते हैं पानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता, मतलब जो सीपेज हो रहा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होता, सॉरी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होता, तब इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता? तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता। एक तो स्टैटिक वाटर की वजह से, जब स्टैटिक कंडीशन में है तभी तो बायोलेंट फोर्स लग रहा है, तब तो गामा सबमर्ज वेट है इसका। और नीचे से अगर पानी ऊपर फ्लो करना शुरू कर दे तो फिर वो गामा सबमर्ज से भी कम हो जाता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है। समझ में आगे कहानी सीपेज की, कि सीपेज का फर्क इफेक्टिव स्ट्रेस पे कैसे पड़ेगा? क्लियर और नॉट? तो मैं इसको लिखता हूं, लिखिए स्टेटमेंट। व्हेन द वाटर इज सीपिंग टू द सॉइल, व्हेन water is seeping to the soil, water is seeping to the soil, the total head is dissipated, the total head is dissipated as viscous friction, as viscous friction producing a frictional drag, producing a producing a frictional drag in the direction of flow, in the direction of flow, in the direction of flow on soil mass. This drag force result in seepage force. This drag force, this drag force results in seepage force. This drag force results in seepage force in soil mass. If this seepage, if
seepage is acting in vertical downward direction, in vertical downward direction. It will increase, it will increase the effective stress. It will increase the effective stress, whereas decreases if acting in, whereas decreases if acting in vertical upward direction. Vertical upward डायरेक्शन. ठीक है. अब जो टोटल एनर्जी है वाटर की, उसको किस फॉर्म में बताया जाता है बताओ. जो वाटर की टोटल एनर्जी है उसको किस फॉर्म में बताते हैं. एनर्जी को किस फॉर्म में बताते हैं. टोटल हेड के फॉर्म में बताता है ना. एफएम में पढ़ा होगा तुमने. तो टोटल हेड किस किस के बराबर होता है. टोटल हेड ऑफ वाटर किस किस के बराबर होता है. Z1, या फिर मैं नाम लिख देता हूं, डेटम हेड. डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड. डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड. प्लस वेलोसिटी हेड. तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू डेटम हेड Z, प्रेशर हेड P बाय गामा W, और वेलोसिटी हेड V स्क्वायर बाय 2G. ये टोटल एनर्जी या टोटल हेड है. क्लियर. लेकिन जब सॉइल में से पानी सीप आउट करता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम तीसरी वाली टर्म को जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं इन केस ऑफ सॉइल. एक नोट करके लिखेंगे यहां पे. व्हेन वाटर सीप्स आउट, व्हेन वाटर seeps out from soil, when water seeps out from soil, its velocity its velocity is very less. Its velocity is very less, so v square by 2g is neglected. So v square by 2g is neglected. V square by 2g is neglected. Clear. तो अब टोटल हेड क्या बच जाता है. नाउ टोटल हेड रिमेन्स डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड. और ये जो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड है, इसको मिला के साथ में कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड. इसको साथ में मिला के कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड. तो सॉइल के केस में टोटल हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू पीजोमेट्रिक हेड. इज इक्वल टू पीजोमेट्रिक. देख लो, समझ में आ गई यहां तक की कहानी.
डन। ये बात हुई। अब देखिए, अभी तक तो हमने क्या देखा था कि हम पोर वाटर प्रेशर तब मेजर करेंगे जब वाटर कहीं भी फ्लो नहीं कर रहा होगा तब। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तब क्या करेंगे? उस वाले टाइम पे ये जो पी है, उस वाले टाइम पे ये जो पी है ये पोर वाटर है। ये जो पी है ना, पी, ये पोर वाटर है एक्चुअली। दिस पी इज पोर वाटर प्रेशर। जब सॉइल सीप आउट कर रहा होगा तब इस पी का मतलब है पोर वाटर प्रेशर। इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है जब पानी सीप आउट कर रहा हो तब। ओके, जब पानी सीप आउट कर रहा हो तब। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तुमने फ्लो नेट पढ़ा होगा एफएम में, तो मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है यहां पे। यू माइट हैव स्टडीड अबाउट फ्लो नेट। तो अगर मैं एक डैम का एग्जांपल लें, मेरे पास एक डैम है। इस तरह के केस मेरे ख्याल से एफएम में तुमने देखे होंगे। एक तरफ वाटर का लेवल यहां है, एक तरफ वाटर का लेवल यहां है। इसका रीजन क्या है? तुम ये बता सकते हो क्या कि मेरे पास ये कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, तो पानी के फ्लो की डायरेक्शन बी से ए की तरफ होगी या ए से बी की तरफ होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? ए टू बी होगी, क्योंकि इस तरफ हेड कम है। और जितना इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये सपोज एच के बराबर है, ये एच क्या बताएगा? जितना इन दोनों के वाटर लेवल में डिफरेंस है वो क्या बताएगा? वो क्या बताएगा? हेड लॉस बताएगा। वो क्या बताएगा? हेड लॉस। क्योंकि ये अर्थ सरफेस ये है ना, तो यहां भी पानी भरा हुआ है और यहां भी पानी है। अगर मैं यहां पीजोमीटर लगाता हूं तो पानी इतना राइज करता है, मतलब यहां पानी में इतनी एनर्जी है। यहां पीजोमीटर लगाता हूं तो पानी में इतनी एनर्जी है। तो दोनों तरफ की एनर्जी का डिफरेंस हेड लॉस। तो ये हेड लॉस है। जितनी लेंथ में ये हेड लॉस होता है, तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? सुनाएगा ये? एच एल बाय एल, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नाम से कुछ सुना होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट करके सुना होगा कुछ? कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो अब हम ये पता लगा सकते हैं इससे कि जो फ्लो की डायरेक्शन है वो फ्लो की डायरेक्शन ए से बी तक है। वो फ्लो की डायरेक्शन ए से बी तक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हेड लॉस हो गया एच एल। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हेड लॉस हो गया एच एल। मैं यहां पे कोई पॉइंट सी कंसिडर करता हूं।
मैं यहां पे कोई पॉइंट सी कंसीडर कर रहा हूं और मैं डेटम में किसी को भी मान सकता हूं, जो मेरी मर्जी है। डेटम हम किसी को भी मान सकते हैं, जो कोई पॉइंट में आप इंटरेस्टेड हो उस पॉइंट को डेटम मान सकते हो। मैंने इस पॉइंट को डेटम माना है या इस प्लेन को डेटम मान रखा है। अगर मुझे पता है कि जिस जगह पे आपको पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है वो डेटम से कितना ऊपर नीचे है, तो ये 4 मीटर है। हमको एक चीज और पता है कि हेड लॉस अप टू पॉइंट सी, हेड लॉस अप टू पॉइंट सी इज इक्वल टू सपोज 2/3h। मान लेते हैं कि जो टोटल हेड लॉस है ए से बी तक आने में वो तो h है, लेकिन ए से सी तक आते आते कितना हेड लॉस हो गया, 2/3h। अब मुझे ये पता लगाना है व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट सी। व्हाट विल बी पोर वाटर प्रेशर एट सी, बता सकते हो क्या? पी का वैल्यू सी पे बर्नौली इक्वेशन लिख के एफएम में किया होगा बहुत बार। दोनों पॉइंट पे जिन जिन पॉइंट पे आपको, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर बताना है, एक वो पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट जिसके बारे में आपको जानकारी हो, उन दोनों के बीच में बर्नौली इक्वेशन पुट करो, वैल्यू ऑफ पी बताओ। बता सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? भाई जब आपको पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं चाहूं तो ए और सी इन दोनों के बीच में बर्नौली इक्वेशन लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो बी और सी के बीच में लिख सकता हूं। मैं ए और सी के बीच में लिखता हूं, राइटिंग राइटिंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। बर्नौली इक्वेशन लिखना मैं नहीं बताऊंगा, तुमको आता होगा या नहीं आता होगा, तुमने एफएम में पढ़ा होगा। तो ये हम लिखते हैं जेड ए प्लस पी ए बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड सी प्लस पी सी बाय गामा डब्ल्यू प्लस हेड लॉस ए से लेके सी तक। इस तरह से लिखते हैं बर्नौली इक्वेशन। ए पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये हो जाएगा आपका 0। डेटम से जेड कितना दूरी पे, डेटम से एच कितनी दूरी पे है, सॉरी ए कितनी दूरी पे है, एच दूरी पे, तो ये आ जाएगा एच। तो एच प्लस 0 इज इक्वल टू जेड सी। डेटम से सी पॉइंट नीचे है, तो डेटम से कोई पॉइंट नीचे होता है तो उसका जेड कितना लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा -4 प्लस पी सी बाय गामा डब्ल्यू। इसको जीरो मत कर देना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है सी पे, तो ये जीरो नहीं होगा, ये पोर वाटर प्रेशर है जो आपको पता करना है। प्लस हेड लॉस कितना हो चुका है ए से लेके सी तक, 2/3h प्लस 2/3h प्लस 2/3h। तो पी सी बाय गामा डब्ल्यू, पी सी बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू h माइनस 2/3h प्लस 4। तो पी सी बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस h/3, 4 प्लस h/3, और पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस h/3 इंटू गामा डब्ल्यू। इतना पोर वाटर प्रेशर होगा पॉइंट सी पे।
बाकी टोटल स्ट्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल स्ट्रेस तो टोटल स्ट्रेस होता है। समझ में आ गया कि अगर पानी सीप आउट भी कर रहा है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर, किसी भी पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है। गॉट इट? ऑल द बेस्ट। डन सभी का? कैलकुलेशन ऑफ सीपेज फोर्स। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सीपेज फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ सीपेज फोर्स, एक मिनट रुकिए। मैं इस चाय को खत्म कर लेता हूं एक बार। समझ में आ रहा है अभी तक? हम्म। पेट्रोल है तुम्हारी गाड़ी में? मैंने गाड़ी कब चलाई?
डन, ओके। कैलकुलेशन फॉर सीपेज फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ सीपेज फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ सीपेज फोर्स। चलिए, सो देखिए, अगर मान लो मैं एक सॉइल मास कंसीडर करता हूं, ये मेरे पास एक सॉइल का मास है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं अगर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये कोई इस तरीके का सॉइल का मास है, ठीक है। ये कोई सॉइल का मास है। इस सॉइल के मास के एक साइड से, जैसे मान लो कि ये स्लोप है, तो इसी स्लोप पे लगभग यहां से पानी फ्लो होता है, यहां से पानी फ्लो होता है। ये जो डायमेंशन है, ये यूनिट डायमेंशन है 1, और बाकी की जो पूरा है ये पूरा है स्क्वायर। बाकी जो पूरा है वो ये स्क्वायर है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। तो जिस क्रॉस सेक्शन पे पानी एक्ट कर रहा है, वो क्रॉस सेक्शन कौन सा है? वो क्रॉस सेक्शन है ये वाला, वो क्रॉस सेक्शन है ये। ओके। जिस हेड के साथ पानी इसके पास सीप आउट होता है, देखिए पानी के सीपेज को होने के लिए या सीपेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के लिए जो हेड अवेलेबल होता है वो HL होता है, हेड लॉस होता है। जब भी सीपेज पढ़ोगे तुम कहीं पे, तो इस HL के बारे में पढ़ोगे। जब भी पोर वाटर प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, तो पढ़ोगे कि वाटर टेबल की हाइट क्या है। इन दो चीजों को हमेशा दिमाग में रखना। जब भी अगर सीपेज के बारे में बात कर रहा है, मतलब अवेलेबल हेड या पानी का हेड कौन सा आएगा? HL आएगा। जब भी अगर पोर वाटर प्रेशर की बात कर रहा है, तो हेड कौन सा आएगा? कि वाटर टेबल की हाइट क्या है। तो यहां से सीपेज प्रेशर दिया जाता है, यहां से सीपेज प्रेशर दिया जाता है I इंटू गामा डब्ल्यू। सीपेज प्रेशर दिया जाता है I इंटू, या फिर सॉरी I नहीं, गामा डब्ल्यू इंटू HL, गामा डब्ल्यू इंटू HL। ओके, गामा डब्ल्यू इंटू HL। और यहां पे मुझे कोई बता सकता है क्या HL क्या होगा? क्योंकि पानी के फ्लो की डायरेक्शन ये है। पानी कितना लेंथ ट्रेवल करता है इस सॉइल में? पानी कितना लेंथ ट्रेवल करता है इस वाले सॉइल में? जब इस सॉइल मास में से पानी सीप आउट करता है, तो कितना ट्रेवल करता है? बी लेंथ ट्रेवल करता है। उस बी लेंथ ट्रेवल करने में पानी का हेड लॉस कितना होता है? HL हेड लॉस होता है। तो HL का मतलब पता चल गया, और लेंथ कितने में हुआ ये पता चल गया। ये तो है सीपेज प्रेशर।
सीपेज प्रेशर दिया जाता है गामा डब्ल्यू इंटू एच एल। अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं लिखूं सीपेज फोर्स बाय वॉल्यूम, सीपेज फोर्स लिखूं अगर मैं, तो सीपेज फोर्स क्या होगा, सीपेज प्रेशर इंटू एरिया होता है ना, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर तो है गामा डब्ल्यू इंटू एच एल, और इसका एरिया क्या होगा, जिस क्रॉस सेक्शन पे पानी लग रहा है वो बताओ, जिस क्रॉस सेक्शन पे पानी एक्ट कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बी इंटू वन। क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन पे पानी एक्ट कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से पास होता है, इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन है, इसकी यूनिट विड्थ इनसाइड और बी लेंथ, तो एरिया क्या होगा, बी इंटू वन, बी इंटू वन होगा। अगर मैं लिखता हूं सीपेज फोर्स बाय वॉल्यूम, इसको भी याद रखना, और सीपेज फोर्स बाय वॉल्यूम लिखता हूं अगर मैं, तो सीपेज फोर्स तो ये रहा, गामा डब्ल्यू इंटू एच एल इंटू बी। वॉल्यूम क्या होगा इसका, बी इंटू वन, बी से बी कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि गामा, ये एच एल बाय बी क्या बताएगा, ये टर्म एच एल बाय बी ये क्या बताएगा, एच एल बाय बी क्या बताएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो सीपेज फोर्स बाय वॉल्यूम हो जाएगा, सीपेज फोर्स, सॉरी, सीपेज फोर्स बाय वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएगा, एच एल बाय बी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई इंटू गामा डब्ल्यू, दैट्स इट। तो हम सीपेज फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू आई इंटू गामा डब्ल्यू। तो हम सीपेज फोर्स को लिख सकते हैं आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉइल का। और तुमसे पूछे कोई पर यूनिट सीपेज फोर्स तो क्या हो जाएगा, आई इंटू गामा डब्ल्यू। अगर पर यूनिट सीपेज फोर्स पूछे तो हो जाएगा आई इंटू गामा डब्ल्यू। अब अगर तुमसे कोई टोटल बॉडी मास पूछे, मान लो टोटल बॉडी मास ऑन सॉइल, और अगर सॉइल सबमर्ज कंडीशन में है, तो सबमर्ज कंडीशन में सॉइल का इफेक्टिव डाउनवर्ड वेट कितना होगा, गामा सबमर्ज इंटू वॉल्यूम, टोटल वेट की बात करें तो। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है उसके ऊपर, सीपेज फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर सीपेज फोर्स लग रहा है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा रिजल्टेंट बॉडी मास, वो होगा रिजल्टेंट बॉडी फोर्स और रिजल्टेंट बॉडी मास। देख लो,
लिख लिया? डन। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं बॉडी मास का। एक क्वेश्चन देते हैं। A unit volume of mass, a unit volume of mass of saturated soil, of mass of saturated soil is subjected to horizontal seepage, is subjected to horizontal seepage, subjected to horizontal seepage. The saturated unit weight is saturated unit weight is 22 kilonewton per meter cube, is 22 kilonewton per meter cube, and I is equal to 0.3. I is equal to 0.3. Find the resultant body force on soil mass. Find resultant body force on soil mass. बताइए बताइए।
बताइए। अब मैं ही मान के चल रहा हूँ कि तुमको रिजल्टेंट निकालना तो कम से कम आता होगा। कैसे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तुमको आता होगा। सबमर्ज फोर्स निकालना भी तुमको आता होगा। सीपीएच फोर्स मैंने बता दिया कैसे निकालना है। थर्टीन पॉइंट एट सिक्स। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? 22.1। और कोई? यहां पे एक चीज ले लेना, गामा डब्ल्यू को 10 ले लो। टेक गामा डब्ल्यू एज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। टेक गामा डब्ल्यू एज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। टेक गामा डब्ल्यू एज 10। 22.2 तो नहीं आएगा यार। अरे देखो मैंने बताया क्या, एक तो सबमर्ज वेट, एक सीपेज फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट है। तो सबमर्ज वेट कितना है, सबमर्ज वेट कितना होगा, और सीपेज फोर्स निकाल लो, दोनों का रिजल्टेंट कर दो। यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम कितना है, 1 है। सैचुरेटेड सॉइल मास इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल सीपेज। जब भी हॉरिजॉन्टल सीपेज में है तो मतलब पानी में डूबा हुआ ही है। 12.54। हाँ ये ठीक है लगभग। और सैचुरेटेड वेट दे रखा है 22। हमको निकालना क्या है, सबमर्ज। तो सबमर्ज्ड वेट, सबमर्ज्ड वेट क्या होता है, 22 माइनस 10 हो जाएगा। क्या होता है ये, गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। मैं वेट की बात कर रहा हूं तो वेट क्या होता है, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे एक है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। गामा सैचुरेट 22 दे रखा है, गामा डब्ल्यू 10 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। सिर्फ किलो न्यूटन क्योंकि यूनिट वॉल्यूम है। ये तो बायो सबमर्ज वेट हो गया। सबमर्ज वेट बोले या बायोंट फोर्स बोले एक ही बात होता है। सबमर्ज वेट या बायोंट वेट, कई जगह पे आपको बायोंट वेट भी मिल सकता है कि बायोंट वेट ऑफ सॉइल, तो बायोंट वेट सबमर्ज वेट ही होता है। ओके, सबमर्ज वेट ही होता है। एंड सबमर्ज वेट हो गया। अब निकालना है आपको सीपेज फोर्स। सीपेज फोर्स, हॉरिजॉन्टल सीपेज है। सीपेज फोर्स क्या होता है, आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम होता है। अभी देखा था, वॉल्यूम 1 है, गामा डब्ल्यू 10 है, आई का वैल्यू 0.3 है। तो 0.3 इंटू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। 3 किलो न्यूटन ये हो गया, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है, तो यूनिट क्या बची, किलो न्यूटन। आई की यूनिट कोई होती नहीं है। तो 3 तो लग रहा है इस वाली डायरेक्शन में, 12 लग रहा है इस वाली डायरेक्शन में। रिजल्टेंट लगेगा इनका ये। तो आर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, हाउ मच, कितना आएगा, 12 पॉइंट समथिंग।
12.36। तुम्हारे एक के भी नहीं आया था ये, किलो न्यूटन। 12.36 किलो न्यूटन। डन। अच्छा मुझे ये बात बताओ, फ्लोनेट क्या होता है? क्योंकि सीपेज में सॉइल सबमर्ज कंडीशन में ही होगा आदित्य। जब सीपेज हो रहा होगा मतलब सॉइल सबमर्ज कंडीशन में ही है। हाइड्रोस्टेटिक पानी तो है ही, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो है ही वहां पे, और वाटर मूव भी कर रहा है। तो जो सीपेज होगा वो सबमर्ज कंडीशन में ही होगा, जब सॉइल पानी में डूबी हुई होगी तब। तो इफेक्टिव वेट उस वाले केस में कितना होगा सॉइल का? गामा सबमर्ज। तो फ्लोनेट क्या होता है? चलो फ्लोनेट की बात बाद में कर लेंगे सीपेज वाले चैप्टर में। सीपेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ होना भी चाहिए बताने के लिए। सीपेज में कर लेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, क्विक सैंड कंडीशन। सुना है नाम कभी? क्विक सैंड कंडीशन का नाम सुना है कभी? क्विक सैंड कंडीशन का नाम सुना है कभी? कौन बताएगा क्या होता है? क्विक सैंड कंडीशन, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस्ड। कितना रिड्यूस? बिल्कुल इफेक्टिव प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ये वो कंडीशन होती है सॉइल की जिसमें सॉइल का इफेक्टिव वेट जीरो हो जाता है। जिसमें सॉइल का इफेक्टिव वेट जीरो हो जाता है। लेकिन ये भी कैसे कंडीशन में होगा? तब सॉइल सबमर्ज होगी तब होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये कोई वाटर टेबल है और वाटर टेबल के नीचे ये कोई सॉइल है ना, ये कोई सॉइल मास है, हम यहां पे बात करना चाहते हैं, यहां से लेके यहां की हाइट h है, ठीक है। मैं इस प्लेन पे काम करना चाहता हूं, एक्स एक्स पे। जब पानी फ्लो नहीं कर रहा होगा कहीं भी, तब इस एक्स एक्स प्लेन की इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी बताओ, एक लाइन में बता दो। जब पानी फ्लो नहीं कर रहा होगा कहीं भी, तब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी इस एक्स एक्स प्लेन पे, बताओ। नहीं बताओगे क्या? अगर कोई सॉइल पानी के नीचे है तो उसका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? गामा सबमर्ज इंटू एच नहीं होगा क्या? गामा सबमर्ज इंटू एच। हम्म, गामा सबमर्ज इंटू एच होगा। अभी पानी फ्लो नहीं कर रहा। अब अगर मान लो इस पे नीचे से ऊपर की तरफ सीपेज फोर्स लग रहा है और इसका हेड है एच एल, मतलब सीपेज फोर्स है, सीपेज फोर्स के साथ हमेशा एच एल आता है, तो ये सीपेज फोर्स इस इफेक्टिव स्ट्रेस को कम करेगा या ज्यादा करेगा? कम करेगा या ज्यादा करेगा? कम करेगा। कितने अमाउंट से? माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच एल, क्योंकि ये भी पानी का प्रेशर है, गामा डब्ल्यू इंटू एच एल का, और ये जो है गामा सबमर्ज इंटू एच इफेक्टिव स्ट्रेस है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें अपवर्ड फ्लो के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है। ये अपवर्ड फ्लो में ले लिया और इस अपवर्ड फ्लो के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस की कंडीशन लिख दी, कंडीशन को जीरो के बराबर कर दिया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस, सॉरी, क्विकसेंट कंडीशन वो कंडीशन है जिस कंडीशन में अपवर्ड फ्लो के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है। जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो है मतलब इफेक्टिव वेट सॉइल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीरो है, तो स्टेबल रहेगा क्या ये सॉइल? इस सॉइल में कुछ स्ट्रेंथ होगा क्या? अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सॉइल का नेट वेट जीरो है तो वो सॉइल स्टेबल होगा, उसमें कुछ स्ट्रेंथ होगा क्या? नहीं होगा। पहाड़ में झरना देखा है कभी, जो नीचे से पानी निकलता है हल्का हल्का सा? पहाड़ में झरना देखा है नीचे से जो पानी निकलता है थोड़ा थोड़ा करके? वहां देखना कभी, जो बॉटम पे सैंड होती है, वो सैंड इस तरह से हल्की हल्की उछलती रहती है। पहाड़ में झरने में जो नीचे से पानी आता है, वहां जो बॉटम पे सैंड होती है वो उछलती रहती है धीरे धीरे करके। किसी ने देखा है ऐसा? वो क्विक सैंड कंडीशन है। सैंड उछलेगी कब? जब उसका इफेक्टिव वेट जीरो हो जाएगा, तो वो क्विक सैंड कंडीशन है। तो अपवर्ड फ्लो के कारण जब सॉइल अपनी पूरी शियर स्ट्रेंथ लॉस कर देती है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं क्विकसैंड कंडीशन। तो अंडर या क्विकसैंड कंडीशन, ऐसे लिख देता हूं, अंडर अंडर क्विकसैंड कंडीशन इफेक्टिव स्ट्रेस, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल बिकम्स जीरो ड्यू टू विच, ड्यू टू विच shear strength of soil, shear strength of soil is जीरो। तो हमने ये कंडीशन लिख दी। एक चीज ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पे, क्विक सैंड कंडीशन, क्विक सैंड कंडीशन अकर्स, क्विक सैंड कंडीशन अकर्स ड्यू टू अपवर्ड सीपेज, अपवर्ड सीपेज अपवर्ड फ्लो है ना। इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करते हैं
तो हम इस तरह से लिख सकते हैं गामा सबमर्ज इंटू एच इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच एल। इसको और आगे लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं एच एल बाय एच, एच एल बाय एच इज इक्वल टू गामा सबमर्ज बाय गामा डब्ल्यू। गामा सबमर्ज बाय गामा डब्ल्यू का रेशियो होता है जी माइनस वन, वन प्लस ई। और जो एच एल बाय एल है, ये एच एल बाय एच है, ये क्या होगा, ये होगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आईसीआर। ये होगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो आईसीआर इज इक्वल टू जी माइनस वन बाय वन प्लस ई। अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर हो जाएगा, तब हम ये मानेंगे कि क्विक्सेंट कंडीशन होगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो हम निकाल ही सकते हैं हेड लॉस बाय लेंथ करके, और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, जी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस, इससे निकालेंगे। ठीक है, तब जाकर के क्विक्सेंट कंडीशन होगा। हमको ऐसा करना पड़ेगा क्विक्सेंट कंडीशन चेक करने के लिए। इसके अलावा दो तीन कंडीशन और है क्विक्सेंट कंडीशन को चेक करने की, उनके बारे में भी विचार करेंगे। इतना लिखो पहले। गॉट इट? डायग्राम में कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी एच पे आप काम कर रहे हो, किसी भी डेप्थ पे काम कर रहे हो, तो उस जगह पे सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, गामा सबमर्ज इनटू एच होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, या तो टोटल स्ट्रेस माइनस कोर वाटर प्रेशर करके देख लो, तब भी आंसर यही आता है, गामा सबमर्ज इनटू एच। अगर इस पे एचएल का एचएल का अगर कोई हेड लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सॉइल के इफेक्टिव वेट को कम कर देगा। तो हमने इफेक्टिव जो वेट है गामा सबमर्ज इनटू एच, उसको कम कर दिया गामा डब्ल्यू इनटू एचएल से, सिंपल।
इसी वजह से मैंने कल कहा कि आपको इफेक्टिव स्ट्रेस एक लाइन में निकालना ही आ जाना चाहिए। डन। तो इसके आगे की जो चीज है वो कल देखेंगे, है ना। इसके आगे की चीजें कल देखेंगे। ओके। इसके अलावा एक ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में कल। उसके बाद कंसोलिडेशन शुरू करेंगे, और कंसोलिडेशन में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।